तो डियर फ्रेंड्स, वेल आई से हमारे सिलेबस में अब मैं कहूँगा कंपनी लॉ इज 70 मार्क्स एंड अदर लॉज इज 30 मार्क्स, अलाइड लॉज इज 30 मार्क्स। और इस कंपनी लॉ में आपको कंपनीज एक्ट 2013 भी करना है और इस कंपनीज एक्ट के अंदर आपको सम पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 भी करना है। आपको दोनों ही करने हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। पहले मैं अब आपको एक बार दिखा दूं कि टोटल पिक्चर क्या है। अलाइड लॉज के अंदर आपको फैमा से डील करना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो अंडरवर्ल्ड में या टेररिस्ट ने जो ब्लैक मनी कमाया है, भाई लोग ने जो मर्डर्स करके, या वेल कहना चाहिए एक लिस्ट ऑफ ऑफेंस दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, इंक्लूडिंग मर्डर, इंक्लूडिंग नारकोटिक ड्रग्स, स्मगलिंग, हफ्ता वसूली, डकॉयटी, किडनैपिंग, इन सब लोगों से, इन सब हरकतों से जो पैसा कमाया है उस क्रिमिनल प्रोसीड्स को जब वो वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। और उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आजकल बहुत कोशिशें हो रही हैं। आजकल आप लोगों ने नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट बार बार सुनी है कि हमें इस देश का काला पैसा देश में वापस लेकर आना है। तो जिन लोगों ने क्राइम करके पैसा कमाया है और उस पैसे को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। और इस चीज़ को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एंड डियर फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल कि एक देश में ब्लैक मनी कमाया गया और उस पैसे को दूसरे देश में ले जाकर वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा हो? तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम है, ये एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम या नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसमें सभी देशों ने मिलकर, अब बहुत सारे देशों ने मिलकर एक FATF जिसको कहना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया है और एक्सपर्ट ग्रुप है जो कोशिश कर रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश की जाए। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट टू कंट्रोल द स्टॉक मार्केट, टू कंट्रोल द स्टॉक एक्सचेंजेस। इसमें अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी 2013 में, उन अमेंडमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। सेबी एक्ट, आई विल से सेबी इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन द स्टॉक मार्केट। तो सेबी एक्ट इज वन चैप्टर वी आर हैविंग। मैं अभी किसी भी चैप्टर के बारे में डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूँ, आपको सिर्फ एक बार स्क्रॉल करके दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। सेबी ICDR रेगुलेशन में, ICDR रेगुलेशन में आप पब्लिक इशू के बारे में बात करेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, बोनस इशू, राइट इशू, ग्रीन शू ऑप्शन। ये भी एक बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ग्रीन शू ऑप्शन, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। कंपटीशन एक्ट, हम कहते हैं कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। और कंपटीशन को बढ़ावा मिलने का मतलब है कि मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स, क्योंकि अगर एक सिंगल मोनोपोलिस्ट होगा तो वेल मैनिपुलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर। अगर मोनोपोली होगी तो मिसयूज़ ऑफ मोनोपोली होने के भी चांसेस हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा, कंपटीशन एक्ट ये कहता है कि मोनोपोली होना बुरी बात नहीं है, मिसयूज़ ऑफ मोनोपोली बुरी बात है। तो डोमिनेंट पोजीशन होना बुरी बात नहीं है, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होना बुरी बात है। कंपटीशन एक्ट 2002 इस फिलॉसफी पे काम करता है। सारफेसी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, छोटे छोटे एक्ट्स हैं। और ये ऑब्वियसली जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा तो हम इन सभी एक्ट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कंट्री की इकॉनमी के साथ कनेक्टेड हैं ये सभी के सभी एक्ट्स। रिवाइवल ऑफ सिक कंपनीज, ऑब्वियसली हम चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आजकल कोशिश कर रही है, जो गवर्नमेंट कंपनीज फाइनेंशियली सिक हो गई हैं उनका रिवाइवल होना चाहिए। अगर एक कंपनी फाइनेंशियली सिक है तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो हम उसका रिवाइवल करें या फिर हम उस कंपनी को वाइंड अप कर दें। और कोशिश होनी चाहिए, पहली कोशिश होनी चाहिए कि कंपनी का रिवाइवल हो जाए। और अगर कंपनी का रिवाइवल रिहेबिलिटेशन हो जाता है तो इंडियन इकॉनमी की, या कहना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था की GDP पर कैपिटा इनकम मेंटेन रहेगी। अगर सारी सिक कंपनीज एक एक करके हम वाइंड अप ही कर देंगे तो फिर उस केस में इंडियन इकॉनमी या पर कैपिटा इनकम GDP भी नीचे चला जाता है। तो फर्स्ट एफर्ट होनी चाहिए कि फाइनेंशियली सिक कंपनी का रिवाइवल किया जाए। और अगर रिवाइवल इम्पॉसिबल दिखता है देन ओनली वाइंड अप द कंपनी एंड नॉट अदरवाइज। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में हमें ऑडिटर के बारे में बात करनी है। ऑडिटर के बारे में कुछ चीज़ें बदल गई हैं। अपॉइंटमेंट पहले 1 साल के लिए हुआ करता था, ओल्ड कंपनीज एक्ट में 1 ईयर का टेन्योर था। अभी न्यू कंपनीज एक्ट में द टेन्योर इज़ 5 ईयर्स।
लेकिन हर साल रेटिफिकेशन चाहिए होता है। अच्छा, कुछ कंपनीज में अभी भी टेन्योर 1 ईयर है, कुछ बड़े लेवल की कंपनीज में टेन्योर विल बी 5 ईयर्स। उसके लिए हम रेफर करेंगे सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 कि कौन सी कंपनीज में टेन्योर 5 साल है, और फिर उसमें हर साल एनुअल रेटिफिकेशन बीच बीच में चाहिए होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी मैं कहूँगा लीगल प्रोविजंस चेंज हो गए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 काफ़ी इलेबोरेट हो गया है। तो इस चैप्टर का एक बड़ा रेलिवेंट पार्ट है बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 सबसेक्शन 3, और इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नया ऐड हुआ है इन द न्यू कंपनीज एक्ट, जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR सेक्शन 135। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज किए जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज सबसे ज़्यादा है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे सेक्शंस कवर करने हैं। टू बिगिन विद सेक्शन 149 एंड गोज अप टू सेक्शन 204 जो आपको यहाँ कवर करना है। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स, और इस चैप्टर में एक चीज़ अब बोलना चाहूँगा, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूँगा, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, बट बिलीव मी इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन 186 ऑफ द न्यू एक्ट, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डील विद। डिविडेंड के बारे में बात करें तो सेक्शन 123 ऑफ द न्यू एक्ट, सेक्शन 127 ऑफ द न्यू एक्ट, 123, 124, 127 ऑफ द न्यू एक्ट। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं डिविडेंड के न्यू एक्ट के जो अभी तक इंडिया में एनफोर्स नहीं हुए हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग ओल्ड सेक्शंस हैं ओल्ड कंपनीज एक्ट में, वो भी अभी हमें पढ़ने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अभी भी पुराना चल रहा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दैट, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बाइफर्केशन देना आप शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अभी भी ओल्ड कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 397 टू 402, रादर कहना चाहिए 409 ऑफ 397 टू 409 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 अभी भी चल रहा है। और CA का मतलब यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, CA का मतलब यहाँ पर कंपनीज एक्ट 1956 है। तो सेक्शन 397 टू 409 गोइंग ऑन। गवर्नमेंट कंपनीज नई डेफिनेशन आ गई है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके अलावा इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन ये जो दो चैप्टर हैं, अरेंजमेंट अमलगमेशन, अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा है, और वाइंडिंग अप अभी भी कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से ही चल रहा है, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो 3 चैप्टर्स में आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, नंबर 2 अमलगमेशन, एंड नंबर 3 वाइंडिंग अप। ये तीनों चैप्टर्स अभी भी एज पर ओल्ड एक्ट इंडिया में कॉन्टिन्यूड हैं। ई गवर्नेंस, ई फाइलिंग के बारे में जब बात करते हैं, ई फाइलिंग का प्रोसीजर ओल्ड एक्ट में और न्यू एक्ट में सेम ही है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन हाँ रेफरेंस जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 का ही आता है। तो ये कहना चाहूँगा, आउट ऑफ 10 चैप्टर्स 7 चैप्टर्स एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, 3 चैप्टर्स स्टिल एज पर द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 2013, this is also Companies Act 2013. तो कुल मिलाकर चैप्टर 5, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग इन इंडिया। बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं दे आर एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन जो चैप्टर्स हम एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013 कर रहे हैं, उसमें भी कहीं कहीं ओल्ड कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस अभी भी इंडिया में फोर्स में हैं। वो मैं आपको चैप्टर के साथ साथ बताता रहूँगा, आई विल कीप इन्फॉर्मिंग अलॉन्ग विद द चैप्टर। लेकिन 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 9, जो अभी भी एंटायरली एज पर द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 अभी भी इंडिया में कॉन्टिन्यूड है। एलाइड लॉज के लिए एक सवाल पूछा गया लखनऊ से
कि सर क्या अलाइड लॉज में कहीं कोई बदलाव नहीं आया, क्या अलाइड लॉज पूरा का पूरा अभी भी वहीं सेम है? तो एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा, कहीं कहीं जैसे सेबी ICDR रेगुलेशन है, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस बीच बीच में आएगा। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं वो कंपनीज एक्ट 2013, जहाँ क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट और शेयर्स और डिवेंचर्स की बात हो रही है, तो जब शेयर्स और डिवेंचर्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस ना होकर अब कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस आ जाएगा। उसके अलावा कहीं और भी ऐसा हो सकता है कि फैमा में या सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जहां कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस आया करता था, वहां अब कंपनीज एक्ट 2013 का रेफरेंस आएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा, रेफरेंस ज़रूर कंपनीज एक्ट 2013 का आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आपको जो बुक प्रोवाइड की जाएगी, आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उस स्टडी मटेरियल के अंदर सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी की हुई हैं, बट वो बहुत माइनर चेंजेस हैं। अलाइड लॉज में कोई बड़ा चेंज नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। कॉन्सेप्ट वाइज कोई बड़ा चेंज नहीं है, कहीं कोई माइनर चेंज, बहुत नेग्लिजिबल चेंज कहीं हो सकता है, बट कोई मेजर चेंज अलाइड लॉज में नहीं है। देन गोइंग ऑन फर्दर, एक चीज़ मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लॉ इज़ एन एनालिटिकल सब्जेक्ट, लॉ इज़ नॉट अ थियरी सब्जेक्ट। लॉ को इंग्लिश नॉवल की तरह ना पढ़ें और इसको इंग्लिश नॉवल की तरह ट्रीट ना करें, क्योंकि आप बहुत कुछ स्किप कर जाएंगे, आपके खुद के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। लॉ को जब भी पढ़ें तो हमेशा इंटरप्रिटेशन करें, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे वो फैमा हो, चाहे वो अलाइड लॉज हो, चाहे वो एक्साइज हो, कस्टम्स हो, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो। ये सभी अलग अलग प्रकार के लॉ हैं और इन सबको इंटरप्रेट करना हम लोगों का काम है, एनालाइज करना हम लोगों का काम है। तो अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ द लॉ मेकर ने जब लॉ लिखा तो क्या सोच कर लिखा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लॉ मेकर के दिमाग में जाकर देखना पड़ता है कि लॉ मेकर ने लॉ लिखते समय क्या सोचकर लॉ लिखा, और वही सोचकर हम भी लॉ को पढ़ें, इंटरप्रेट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंपली डोंट रीड, सिर्फ पढ़ना और भूल जाना हमारा काम नहीं है। लॉ को एनालाइज करना, उसको एब्जॉर्ब करना और उसको अपने ब्लड में मिला लेना, जैसे कि वो हमारी ही बॉडी का पार्ट है, इस तरीके से अपने ब्लड में मिला लेना, दैट इज़ अवर जॉब बीइंग प्रोफेशनल्स।